हाय स्टूडेंट्स, के सर न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने द्रव्य के बारे में जाना था, द्रव्य की बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। तो इस वीडियो में अब हम द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलो ज़रा ध्यान देते हैं। द्रव्य के वर्गीकरण को जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो द्रव्य होता है बेटे, द्रव्य जो होता है, इस द्रव्य का जो मूल कण माना जाता है वो परमाणु होता है बेटे। क्या होता है मेरा? परमाणु होता है। तो ध्यान देंगे, परमाणु ही बेटे मेरा बनाता है अणु। क्या बनाता है? अणु। और इस परमाणु से जो अणु बनते हैं इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? कण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटे? कण बोल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, अभी हम आगे भी जानेंगे कि परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये थोड़ी आगे की जानकारी है। बस मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि द्रव्य के अंदर जो मेरे परमाणु अणु होते हैं वो कण बनाते हैं, या उनको कण भी बोल देते हैं। तो कण से मिलकर मेरे द्रव्य की स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो बेटे इसमें कण शब्द आएगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है। तो द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण किया गया, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को बेटे 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहले मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो 5 अवस्थाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं उन 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिनके बारे में पहले से ही क्या बताया जाता है। ठीक है बेटे, तो 3 वो अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी अवस्था आती है द्रव्य का जो भौतिक वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के आधार पर मेरे पास ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं जो आती हैं बेटे। तो उसमें से मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ आपसे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है बेटे, तो ठोस जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठोस जो होते हैं उनके जो कण होते हैं वो कण आपस में इतने क्लोज होते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 मार्कर हैं बेटे, और इन मार्कर को मैं कण मान लेता हूँ। तो ये कण अर्थात ये मेरे मार्कर आपस में इतने क्लोज हैं ऐसे। ठीक है बेटा, तो जितने क्लोज हैं, तो इनके कण जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं, क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, और बेटे ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ यही एक मेरा बल है। क्या है बेटे? मेरा एक बल है। और ये जो मैं बल लगा रहा हूँ, तो यहाँ तो मैं लगा रहा हूँ इन्हें मिलाने के लिए, वह कणों के बीच लगता है। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो उनको क्या करता है बेटे? क्लोज लाता है। तो मैं कह सकता हूँ ठोसों के अंदर जो कण होते हैं वो क्या होते हैं भैया? बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक क्या लेता हूँ बेटे? घन लेता हूँ। क्या लेता हूँ भैया? एक घन ले रहा हूँ, और इस घन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से किसी कठोर में मेरे जो कण होते हैं किस तरह से क्या होते हैं बेटे? क्लोज होते हैं। ये दिख रहा है ना सभी को? ये मैंने क्या माना है? ठोस माना है, और इस ठोस के अंदर मैं कणों को आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें जो कण हैं, देखो एक दूसरे क्या है? बहुत ज़्यादा क्लोज है। और क्लोज मिलने के बाद इसको एक शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या कोई भी कण इस आकार से निकल के बाहर को भाग रहा है? नहीं भाग रहा है बेटे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे सॉलिड होते हैं उन सॉलिड के अंदर जो कण होते हैं वो बेटे आकर्षण बल के द्वारा बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल उन्हें क्लोज लाने की कोशिश करता है। और जब क्लोज लाने की कोशिश करता है तो इनके बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, रिक्त स्थान, तो वो मैं कह सकता हूँ रिक्त स्थान क्या होता है बेटे? बहुत कम होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी सॉलिड जिनके कण क्लोज होते हैं वो कभी भी क्या है, यहाँ पर हमने कण को एक परमाणु माना है, और परमाणु मतलब एक गोले के माफिक मान सकते हैं। और किसी भी गोले को आप एक गोले को दूसरे गोले के ऊपर रखकर बेटे क्या नहीं कर सकते हो? क्लोज नहीं ला सकते हो, उसमें स्पेस रह जाता है। यकीन नहीं आता तो आप 4 बॉलों को नीचे मिला के रखिए और 5 ही बॉल ऊपर रख कर देख लीजिएगा। तो जब आप बॉल के ऊपर बॉल रखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि उसमें स्पेस रह जाता है। ठीक है बेटा, तो चलो मैं बता रहा था आपको कि जो मेरे सॉलिड होते हैं उनमें जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट और आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा जब आपके घर की दीवारें होती हैं और आप क्या करते हो? वहाँ पर ड्रिल करते हो। क्या करते हो बेटे? ड्रिल करते हो। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ से इसमें भी ड्रिल किया है, मैं यहाँ से इसमें ड्रिल कर देता हूँ, तो जितने मॉलिक्यूल्स मेरे क्षतिग्रस्त होंगे वो मॉलिक्यूल्स मेरे नीचे आ गिरेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल धड़ाम से नीचे आ गिरे दीवार से? ऐसा कभी नहीं होता बेटे।
तो जितने मॉलिक्यूल्स क्या हैं भैया मेरे क्षतिग्रस्त हुए हैं उतने आ गए हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसने इस पर ट्रैक्शन लगाया है, इसने इस पर ट्रैक्शन लगाया है, इस पर इसने लगाया है, इस पर इसने लगाया है। तो ऐसे ही क्या लगाता है बेटे मेरा आकर्षण बल लगा होता है किस पर, कणों पर। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप प्रेशर लगाने के बाद इस कणों को, इनके कणों को क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। अच्छा एक बात और भी है, जितने कण क्लोज होंगे उतना ही मेरा सॉलिड क्या होगा बेटे, कठोर होगा। क्या होगा, कठोर होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या आप प्रेशर लगाकर इनके कणों को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। बेटे अगर हम किसी ठोस पर ऊपर से दबाव लगाएं तो दबाव लगाने के बाद हम उनके कणों को और क्लोज या अंदर की तरफ नहीं ले जा सकते। इस गुण को मैं बोलता हूं असंपीड्यता, या मैं कहूँगा ये असंपीड्य होते हैं। तो मैंने ठोसों के लक्षण आपको बताए। दूसरी बात, अगर मैं इस अपने घन को यहाँ से उठाऊं और टेबल पर रख दूं तो बेटे जितना यहाँ पर ये आयतन ले रहा था उतना ही टेबल पर आयतन लेगा। जितना इसका आकार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है उतना ही आकार इसका हमें वहाँ दिखाई देगा। या फिर आप एक काम करो, आपने क्या ली है, एक बॉल ली है और उस बॉल को आपने बोर्ड पर रखा है और उसके चारों तरफ पेन घुमाया है। तो जैसे ही आप बॉल को लेने के बाद, अगर मेरी बॉल ठोस है और बॉल के चारों तरफ आप पेन घुमाओगे तो घुमाने के बाद क्या देखोगे, जितना मेरा आकार किसका था, बॉल का था, वही आकार मेरे बोर्ड पर बनता दिखाई देगा। बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है बेटे, मुझे समझ में आता है मेरे जो ठोस होते हैं उनका आयतन और आकार क्या होते हैं बेटे, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटे, निश्चित होते हैं। तो मैंने कहा था आपसे कि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल, अब मैं देखो नंबर वाइज से सारे करैक्टर्स एक बार बताकर चलता हूं आपको। पहला करैक्टर, इनके अणुओं के बीच या कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है। इनके कणों के बीच बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात, अगर मैं इनके ऊपर फोर्स लगाता हूं या दबाव लगाता हूं तो बेटे दबाव लगाने पर मैं इनके कणों को दबा नहीं सकता, इसलिए मेरे ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है प्रत्येक करैक्टर को, तो अभी देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो आपकी बुक है उसमें ही दिया है कि अगर हमारे पास कोई रबड़ है, ठीक है, क्या है, रबड़, और बेटे रबड़ को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से खींचता हूँ और खींचने के बाद जब मैं छोड़ता हूँ तो पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है। ठीक है, अगर वो पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है तो बताओ बेटे वो ठोस है क्या नहीं है, बिल्कुल है। वो क्या कहलाएगी भैया, ठोस ही कहलाएगी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक उदाहरण देते हैं, आपकी बुक में ही दिया गया है, स्पंज। और स्पंज को अगर मैं दबाने की कोशिश करूं तो मेरा स्पंज दब जाता है, अर्थात उसमें थोड़ी सी संपीड़ितता होती है। क्या वो ठोस है? हाँ भैया वो भी ठोस है। क्यों? क्योंकि ठोस, उसके अंदर दबने का कारण क्या है कि उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके कारण वायु की वजह से वो नीचे की तरफ दब जाते हैं। ठीक है बेटे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो देख लेते हैं। ठोसों का आकार एवं आयतन दोनों बेटे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दूसरी बात, ये असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक आध उदाहरण को छोड़कर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलता रहता है केमिस्ट्री में। ठीक है, स्पंज, ठीक है, वो कठोर होते हुए भी दब जाता है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कैसा होता है बेटे, प्रबल होता है, मैंने भी बताया था मार्करों को मिलाकर। उसके बाद ठोसों में विसरण संभव नहीं है। ये क्या होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, या ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं बेटे, दृढ़ होते हैं, तो इनका विसरण संभव नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके कण क्या होते हैं भैया, बहुत पास पास होते हैं। वो तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है, चित्र बना के सबको दिख रहा होगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम आगे लिक्विड की तरफ। मेरा जो द्रव है लिक्विड, ठीक है, मैं एक पात्र ले लेता हूं यहां पर, ठीक है बेटे, और इस पात्र को मैंने कवर्ड किया है। किससे कवर्ड किया है भैया, किसी भी चीज से ढक दिया है। और मैं क्या देखता हूं, इसमें मेरा लिक्विड भरा है और लिक्विड में मेरे मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं। तो अब जरा मुझे बताओ, इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बिल्कुल दिखाई। इनमें स्पेस क्या था भैया, बहुत कम, नाममात्र को ये कम दिखाई दे रहा था। ये बहुत पास पास थे, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो इनमें रिक्त स्थान बहुत क्या था भैया, कम था। बट इनके बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, साफ साफ शब्दों में दिख रहा है भैया,
तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ द्रवों के कण ठोसों की अपेक्षा कुछ क्या होते हैं, दूरी पे होते हैं। अर्थात द्रवों के कणों में क्या होता है बेटे, रिक्त स्थान होता है, तो स्पेस होता है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि मेरे पास ये कण दिख रहे हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों से बेटे क्या होगा, दुर्बल होगा। क्या होगा बेटे, ठोसों से दुर्बल होगा। बट ठोसों में आकर्षण बल बेटे ज़्यादा प्रबल था। तो द्रवों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगर मैं बात करूं आपसे कि मेरे पास 50 ml क्या है, वाटर है। क्या है भैया मेरा, 50 ml वाटर। तो 50 ml वाटर की मैं बात करता हूं और इसको मैं अलग अलग सेफ के पात्रों के अंदर रखता हूं। किस में रखता हूं भैया, एक मान लो सपोज करो एक इस पात्र में रख लिया और एक के लिए मैंने पात्र थोड़ा इस तरह से बना लिया, ठीक है। एक पात्र इस तरह का ले लिया और एक पात्र मैंने इस तरह का ले लिया, ठीक है बेटा। तो मैंने 3 पात्र अलग अलग टाइप के लिए हैं और 50-50 ml मैंने वाटर को माप लिया है और तीनों ही पात्रों में मैं डालता हूं तो देखता हूं मैं मेरा 50 ml इसके अंदर भी आया, इसके अंदर भी आया, इसके अंदर भी आया। तो मैं क्या देखता हूं, जैसे जैसे मैंने 50 ml वाटर को 3 पात्रों में माप के अलग अलग डाला, तो डालते ही मैं देखता था कि जिस पात्र के अंदर मैं डालता जाता हूं मेरा लिक्विड उसी का क्या कर लेता है बेटे, आकार ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण कर लेता है भैया, आकार ग्रहण कर लेता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे जो द्रव होते हैं उनके आयतन तो बेटे निश्चित होते हैं, बट आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। देखो मैं इसी वाटर को क्या करता हूँ, ये फर्श मान लेता हूँ, मेरा हाथ मेरा फर्श है और मैं इस फर्श पर क्या करता हूँ, अपने लिक्विड को बखेरता हूँ या इस पर डालता हूँ। और जैसे ही मैं डालता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा लिक्विड फ्लो करना शुरू कर देता है, बहना शुरू हो जाता है। अगर मेरा लिक्विड बहता नहीं, अगर उसका आकार निश्चित होता तो मेरा लिक्विड कहाँ भैया, वहीं का वहीं रुक जाता और ऐसे ही रखा होता जैसे मैं सॉलिड को उठा के घन को अपने हाथ पे रख दूं और वहीं मुझे रखा दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या था बेटे, ठोस का आयतन भी निश्चित था और आकार भी निश्चित था। अगर आकार निश्चित था तो वो ऐसे ही रखा दिखाई दे रहा था, बट अगर मैं लिक्विड को रखता हूँ तो बेटे नहीं रुकेगा और सीधा सीधा क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से मैं क्लियर कह सकता हूँ कि मेरा जो द्रव होता है बेटे उसका आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। तो इनके कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं इनके कणों के बीच में। तो हमने आपको बताया था पहले कि द्रव के अंदर अगर हम चीनी को डालें तो चीनी घुल जाती है। बिल्कुल, क्यों घुल जाती है बेटे, क्योंकि चीनी सॉलिड है और सॉलिड वाटर के अंदर जो स्पेस है कणों के बीच, सॉलिड के कण उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके बीच में गायब हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ बेटे, लिक्विड जो होता है इस लिक्विड के अंदर ठोस भी विसरण कर सकते हैं, द्रव भी विसरण कर सकता है, गैस भी विसरण कर सकती हैं। आप लोग जानते हैं चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं तो बिल्कुल भाई घुलने के कारण क्या है, विसरण हो रहा है। या आपने अल्कोहल को पानी के अंदर डाला है तब भी विसरण के कारण घुल जाती है। अगर मैं गैस की बात करूं तो जो गैसें होती हैं उनका भी जल में विसरण होता है। कैसे होता है पता है आपको, क्योंकि जो जल में गैसें का विसरण होता है इसी के कारण बेटे क्या होता है, जो हमारे जलीय जीव होते हैं वो क्या लेते हैं बेटे, ऑक्सीजन लेते हैं। और वो जीव जब जल में रहते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है उन्हें, बेटे जल से ही मिलती है। और जल से ऑक्सीजन लेने के कारण ही वो जिंदा रहते हैं। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जल के अंदर भी भैया गैसों का विसरण होता है। चलो मैंने इसके करैक्टर्स डिफाइन किए हैं, चलो देख लेते हैं। पहला करैक्टर कहता है इनका आयतन निश्चित और आकार क्या होता है बेटे, अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखे उसका ही क्या कर लेते हैं, ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। वो मैंने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था। चलिए उसके बाद मैं कहता हूँ द्रवों में ठोस द्रव गैस तीनों का विसरण संभव है। बिल्कुल भैया, मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट हम कहता है ठोसों की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। हाँ भैया, ठोसों के मैंने अभी बताया था ना आपको, ठोस में क्या होते हैं, रिक्त स्थान कम होता है उसमें भी है, बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्लोज होते हैं। बट द्रवों में किससे बेटे, ठोस से ज़्यादा होता है। चलें आगे। इनके कण स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं भैया, गति करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट इतनी तेज गति नहीं करते जितने की अभी हम आगे पढ़ेंगे गैस के कण करते हैं। ठीक है बेटा, बट सॉलिड से
क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सॉलिड के अंदर कण क्या होते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति के बीच ही दोलन कर सकते हैं, उनकी एक स्थिति होती है, उससे बाहर नहीं जा सकते। चलो, तो मैंने आपको भी बोर करने वाला उदाहरण बताया था कि अगर मैं यहाँ पे बोर करूँ तो मेरे लिक्विड के सारे मोलिक्यूल्स धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे, क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बोर करूँ तो एक भी मोलिक्यूल बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आती है? तो चलिए भाई, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या होंगे भाई, सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया नहीं आपको। सॉलिड के एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है हमारा भैया, मेज, कुर्सी, ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम लोग हमारा बोर्ड भी आ सकता है, शायद मुझे लग रहा है इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जिक्र किया था इनके बारे में। और द्रव में क्या आती है भैया मेरी, लिक्विड में जल आ जाएगा हमारा, एल्कोहल आ जाएगी हमारी, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमारी लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो हमारी क्या है भैया, द्रव हैं, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं किसकी बेटे, गैस की। किसकी चर्चा करनी है हमें, गैस की। तो चलो भाई, गैस में होता क्या है, मैं गैस को आपको दिखाना चाहता हूँ। जो गैस होता है हमारा, मान लो हमने एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया है। क्या ले लिया है भैया, सिलेंडर पे हंसना नहीं भाई, ठीक है भाई, अपनी थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, ओके। ये क्या लिया है हमने, एक छोटा सा सिलेंडर ले लिया है और इसमें क्या है मेरे गैसीय मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है बेटे, गैसीय मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ यहाँ पर कि जो मेरे पास गैसीय सिलेंडर है, इस सिलेंडर में मैं कोई सी भी गैस मान सकता हूँ, लाइक दिस O2 मान लूँ, या चलो LPG मान लूँ, घर पे सभी इस्तेमाल करते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है बेटा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो गैस होता है बेटे, उस गैस के अंदर होता क्या है कि गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो क्या होता है भैया, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। मतलब कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना के बराबर होता है। लेकिन जो गैसीय कण होते हैं ये आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं और ये तीव्र गति से क्या करते हैं, तीव्र गति से इधर उधर क्या करते हैं, पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। कभी मान लो ये गैस है, कभी यहाँ टकराया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे टकराते रहते हैं। और जिसके कारण ही होता क्या है बेटे कि सिलेंडर के अंदर दबाव पैदा हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस पात्र के अंदर मैंने इसे रखा है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, स्वतंत्र हैं। किसके, गैस के। अगर बाई चांस में मैंने यहाँ से हल्का सा भी छेद पैदा किया इसमें या बोर किया, तो सारे मॉलिक्यूल धड़ाम से बाहर निकल जाएंगे एकदम स्पीड के साथ। और हो भी सकता है कि जब मॉलिक्यूल सारे निकलने की कोशिश करें तो इतना दाब बना दें, इतना दाब बना दें कि सिलेंडर को कभी कभी फाड़ भी देते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, मैं कह सकता हूँ गैसों का जो आकार और आयतन होते हैं बेटे, वो दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। अब मैं बात करता हूँ ठोस और द्रव की तुलना में ये क्या होते हैं भैया, अधिक संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, अधिक संपीड्य होते हैं। द्रव भी संपीड्य नहीं होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि अगर द्रव संपीड्य होते तो आपने ध्यान रखना, बाल्टी में पानी भरा और पानी में कोई पात्र आप डालते हैं, या सपोज करो आप अपना हाथ ही डालते हैं फुल भरी बाल्टी में, तो आप देखते हैं पानी बाहर की तरफ भगता है। अगर पानी बाहर की तरफ भग रहा है तो इसका मतलब पानी, वाटर, लिक्विड जो भी है वो संपीड्य नहीं होता है। बट द्रवों से इतना बेटर है कि किसकी अपेक्षा, ठोसों की अपेक्षा थोड़ा हो सकता है, लेकिन संपीड्य नहीं कह सकते। बट गैस जो है भाई मेरी, ये ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती हैं भैया, संपीड्य होती हैं। और संपीड्य होने के कारण ही क्या कर सकते हो आप, मान लो सपोज करो आपके पास क्या है, ये एक सिलेंडर है और इसमें एक आपने क्या लगाया, पिस्टन लगाया है, और यहाँ पर क्या भरा है, वाटर मॉलिक्यूल्स भरा है, और यहाँ पर मेरे गैसीय मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप लोग जब इस पर प्रेशर P लगाओगे और P प्रेशर लगाओगे तो मेरा पिस्टन क्या होगा बेटे, थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी की सिरिंज भर के और उसे खोल लेते हैं, उसमें जो वायु रह जाती है तो आप उसे दबा के देखना, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े क्लोज, मतलब उनमें संपीड़ितता हो जाती है। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इनके बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं बेटे, बहुत दूर दूर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ गैस के कण दूर दूर होने के कारण क्या है, हम उन पर अगर प्रेशर लगाएं तो वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिस गुण को हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता। कि ये गैस कैसे होते हैं, गैस के कण संपीड्य होते हैं।
ध्यान देना, गैसों के अंदर जो विसरण होता है बेटे बहुत तीव्र होता है, क्योंकि गैस के अंदर बहुत तेज़ी से मिल जाती है। उसी के साथ नेक्स्ट इनके कण जो है, मैंने भाई बता ही दिया था आपको, तीव्र गति से क्या करते हैं, तीव्र गति से इधर उधर भागते हैं। तो चलो अब हम इसके करैक्टर जानते हैं। गैस हमारे पास O2 हो सकती है, LPG हो सकती है, CNG हो सकती है बेटे, N2 हो सकती है, बहुत सारी गैसें होती हैं। चलो करैक्टर देखते हैं। गैसों का जो आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं बेटे, अनिश्चित होते हैं। ठोस एवं द्रव की तुलना में ये अधिक संपीड़िय होती हैं। इनके कण दूर दूर होते हैं। गैसों में विसरण बेटे कैसा होता है, तीव्र होता है। इनके कण तीव्र गति करते हैं और जिस कारण पात्र की दीवार पर टकराकर क्या कर देते हैं बेटे, दाब उत्पन्न कर देते हैं। और दाब उत्पन्न करने के कारण ही मैंने बताया था आपको, क्या हमने बताया था आपको कि अक्सर जो, चलो नहीं बताया मैं बता देता हूँ, जो सिलेंडर होते हैं बेटे, उन सिलेंडरों को क्या किया जाता है, सिलेंडरों को बेटे कैप्सूल टाइप बनाया जाता है, ताकि सिलेंडर से दबाव लगने पर, अगर हम लोग मान लो सपोज करो इस तरह से बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उन पर प्रेशर मार के शायद उन दीवारों को या उनकी सतह को जल्दी से हटा दें। तो कैप्सूल टाइप में क्या होता है, गोल होती हैं, टकराते हैं और आगे चले जाते हैं, टकराते हैं तो पीछे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर दबाव बना नहीं पाते। तो चलिए भाई, मैंने बताया था आपको किसके बारे में, यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि मुझे अभी 2 स्टेट का और वर्णन करना है, जो अभी और 2 स्टेट आती हैं, जो प्लाज्मा, ठीक है ना, और एक और होती है मेरी BEC। तो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलो भाई, नेक्स्ट मैं स्टेट की बात करता हूँ। मेरी अगली स्टेट है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि प्लाज्मा होता क्या है बेटे। प्लाज्मा आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे प्लाज्मा, लेकिन मैं उस प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा स्टेट जो होती है बेटे, ये आपसे परे की बात है, क्योंकि आप इस तक नहीं पहुँच पाए होंगे अब तक, क्योंकि आपने ठोस भी देख लिया होगा, द्रव भी देख लिया होगा, और आपने गैस का भी आभास कर लिया होगा आपने, ठीक है, या फिर गैसों को भी अपने घर आसपास सिलेंडर में देखा होगा, बट प्लाज्मा को आप नहीं देख पाए होंगे अब तक, ठीक है। तो प्लाज्मा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्लाज्मा जो गैस होती है, उस गैस की जो आयनित अवस्था होती है हाई टेम्परेचर पर, मतलब उच्च ताप पर गैस की जो आयनित अवस्था होती है, वही मेरी प्लाज्मा कहलाती है। बट प्लाज्मा को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको। आपने देखा होगा जब कोहरा पड़ता है तो हमारी जो गाड़ी की लाइटें होती हैं, या सपोज करो हमारे घर की जो लाइटें होती हैं, उस कोहरे में काम नहीं करती। तो बेटे होता क्या है, जो कोहरा पड़ता है तो हमारे जैसे कि हवाई अड्डे हैं, वहाँ पर टेक ऑफ करते हैं, ठीक है। तो हमारे एरोप्लेन जब टेक ऑफ करते हैं वहाँ पर, तो हमने देखा है क्या कि जब वो टेक ऑफ करते हैं तो उन्हें कैसे संकेत मिलते होंगे, कोहरे में कैसे उनको किसी चीज़ का संकेत दिया जाता है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पर नियॉन लैंप क्या किए जाते हैं भैया, यूज़ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं भैया, नियॉन लैंप यूज़ किए जाते हैं। और नियॉन का मतलब होता है उन लैंपों के अंदर या बल्बों के अंदर, नियॉन बल्ब भी मैं बोल सकता हूँ, उनमें नियॉन गैस भरी होती है। और जब उनको हम लाइट देते हैं या ताप देते हैं तो वहाँ पर जो नियॉन गैस होती है उसका प्लाज्मा बनता है। और जो प्लाज्मा बनता है वो इतनी चमक पैदा करता है, इतनी चमक पैदा करता है, ताकि वो कोहरे को बेंधने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकता है, ठीक है। तो अर्थात वो कोहरे में भी ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे आपको मैं प्लाज्मा का और बता देता हूँ, सूर्य जो चमकता है या तारे जो हमें चमकते हैं, ऐसा ही माना जाता है कि ये किसके कारण चमकते हैं भैया, प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, हमारे पास जो प्लाज्मा है, उच्च ताप पर गैस की जो आयनीकृत अवस्था है उसको ही क्या बोलेंगे, आयनीकृत अवस्था को ही प्लाज्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखने के लिए किस में मिलता है प्लाज्मा, हमें नियॉन बल्ब में मिलता है। और नियॉन बल्ब का उपयोग हम किस में करते हैं बेटे, कोहरे में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। और प्लाज्मा क्या है, एक विशेष रंग की चमक पैदा कब करता है, मैंने अभी बताया था, जब प्लाज्मा बनता है तो एक बहुत विशेष कलर की चमक पैदा करता है, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मैंने कहाँ बताया था, आसमान में जो तारे चमकते हैं उसको हम देख सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा ही जो होता है जिसके कारण इतनी चमक होती है, या सूर्य में इतनी चमक होती है। चलो भाई नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ अगला,
तीसरी स्टेट के सॉरी 5वीं स्टेट जो मानी जाती है मेरी BEC, ठीक है बेटे, शॉर्ट में BEC याद रखना, थोड़ा नाम तुम्हारे हिसाब से बड़ा सा हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मेरे वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने क्या किया था, इसकी पहले भविष्यवाणी की थी समथिंग 1924 के आसपास। तो उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी या उन्होंने इसके बारे में क्या बेसिक जानकारी दी थी। लेकिन आगे चलने के बाद मेरे जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने इस पर क्या किया, आगे चलने के बाद आइंस्टीन ने इस पर परीक्षण किया और इसको कन्वर्ट किया एक नई नीति के अनुसार, जिसको नाम बताया BEC। तो ये 5वीं स्टेट मानी गई है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो थोड़ा अजीब सी इसकी डेफिनेशन है, हो सकता है थोड़ा तुम्हें डिफिकल्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखेंगे। सामान्यतः वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैसों को बहुत कम ताप पर क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने पर जो हमें प्राप्त होती है BEC प्राप्त होती है बेटे। ध्यान रखना, यहाँ पर जो कंडेंसेट शब्द आया है इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। कंडेंसेट का मतलब होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ठंडा करके इकट्ठा करना। क्या करके बेटे, ठंडा करके, मतलब लिक्विड बनेगा तो लिक्विड बनने पर तो अपने आप ही इकट्ठा होता चला जाएगा वो, ठीक है बेटा। तो उसको ठंडा करना, कंडेंसेशन का मतलब, या हिंदी में कह सकते हैं संघनन। क्या करना बेटे, संघनन करना। तो कंडेंसेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, BEC प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्या प्राप्त हुई भैया, BEC स्टेट। तो कुल मिला के मैंने आपके सामने 5 स्टेट के बारे में वर्णन किया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, मेरे द्वारा वर्णन किए गए 5 स्टेट से जो आपके क्वेश्चंस हैं बेटे, उनके आंसर आप ढूंढ लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स करते रहेंगे, ठीक है बेटे। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।